विद्यार्थियों नमस्कार। हिस्ट्री बाय कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र जयमान सिंह ऐतिहासिक अध्ययन की श्रृंखला में मैं डॉक्टर राजेंद्र, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में मैं आपसे बात करूंगा नाना फडणवीस के बारे में। नाना फडणवीस पार्ट 2। इससे पहले भाग 1 के अंतर्गत मैंने आपको नाना फडणवीस से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको नाना के व्यक्तित्व और कृतित्व के विविध पहलुओं से अवगत कराने की कोशिश करूंगा। विद्यार्थियों, मैं आपसे बात कर रहा हूं उस नाना फडणवीस के बारे में जिसके बारे में हर्डिकर ने लिखा है कि नाना की तुलना एक विशाल वट वृक्ष से की जा सकती है। एक ऐसा वृक्ष जिसकी छाया के नीचे सभी आराम कर सकते, विश्राम कर सकते, शांति प्राप्त कर सकते, लेकिन कोई पनप नहीं सकता। जिस प्रकार वट वृक्ष के नीचे कोई पनप नहीं सकता, वैसे ही नाना ने अपने लगभग 50 वर्ष के प्रभावी काल में किसी भी ताकत को हावी नहीं होने दिया। नाना की कोशिश ये रहती थी कि वही मराठा साम्राज्य का सर्वेसर्वा रहे। और आगे मैं आपको विद्यार्थी बताऊंगा कि किस प्रकार से नाना की यह नीति मराठा साम्राज्य के लिए काफ़ी घातक साबित हुई। कुछ यूरोपीय इतिहासकारों ने नाना की तुलना मैकियावेली से की और नाना को मराठा राजनीति का मैकियावेली बताया है, लेकिन मैं ये भी सिद्ध करने का प्रयत्न करूंगा क्या नाना में मैकियावेली जैसी कूटनीतिज्ञता थी, सूझबूझ थी कि वह मराठा साम्राज्य को मजबूत रख सके। जबकि वास्तव में हम गंभीरता से विश्लेषण करते हैं तो हम ये पाते हैं कि नाना की नीतियों के कारण ही मराठा साम्राज्य तेजी से पतन की तरफ अग्रसर हुआ। नाना ने 1782 तक काफ़ी कूटनीतिज्ञता का नमूना दिया और नाना की योग्यता का सबसे बड़ा परिचय और सबसे बड़ा उदाहरण हमें उस समय देखने को मिलता है कि जब हम ये देखते हैं कि रघुनाथ राव या राघोबा ने पेशवा नारायण राव की हत्या कर दी और उसके बाद मराठा राजनीति में जो संकट पैदा हो गया, उस संकट को नाना ने बड़ी बखूबी सुलझाया। वहाँ तक तो हमें नाना के व्यक्तित्व में प्रतिभा के दर्शन दिखाई देते हैं, लेकिन सालबाई की संधि के बाद हमें नाना की सोच के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को नज़र आता है। एक्चुअली सालबाई की संधि महाजी सिंधिया के प्रयत्नों से हुई थी और सालबाई की संधि करने के परिणाम स्वरूप महाजी सिंधिया का कद मराठा साम्राज्य में तो बढ़ा ही बढ़ा, साथ ही साथ अंग्रेजों की नज़रों में भी महाजी सिंधिया की इज्जत बढ़ी। और साथ ही साथ बाद में महाजी सिंधिया के उत्तर भारतीय सैनिक अभियानों के कारण मुगल सम्राट भी महाजी सिंधिया को विशेष चाहता था। महाजी सिंधिया के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप ही पेशवा को वकील मुतलक की उपाधि हासिल हुई और महाजी सिंधिया को नायब वकील मुतलक की उपाधि हासिल हुई। तो महाजी सिंधिया के इस बढ़ते हुए कद को, इस बढ़ते हुए प्रभाव को नाना फडणवीस सहन नहीं कर पाया। नाना में सबसे बड़ी कमी ये थी कि नाना कूटनीतिज्ञ तो था, लेकिन इसके बावजूद वह एक अच्छा सैनिक नहीं था, क्योंकि शरीर से वो कमज़ोर था और उस दौर के अंतर्गत जो सैनिक दृष्टि से मजबूत हो उसका काफ़ी विशेष सम्मान होता है। इसलिए नाना के व्यक्तित्व के विकास में एक बड़ी कमी यह रही कि वह सैनिक दृष्टि से पूरी तरीके से निपुण नहीं था और यही भावना उसके अंदर काफ़ी हद तक घर कर ली और वह अपनी कूटनीति के बूते पर उसने यथासंभव प्रयत्न किया कि साम्राज्य की बागडोर उसी के चारों तरफ रहे, चाहे साम्राज्य के हितों को भले ही नुकसान पहुँचे। जब पेशवा नारायण राव की हत्या हो गई तो नारायण राव की पत्नी गंगाबाई से जो पुत्र पैदा हुआ, जो इतिहास में सवाई माधवराव या माधवराव द्वितीय के नाम से जाना जाता है, नाना फडणवीस ने उस नाबालिग पेशवा को अपने संरक्षण में रखा, उसकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध खुद किया और उसको इस प्रकार से नियंत्रित किया कि वह नाना के प्रभाव मंडल से वापस बाहर आ ही नहीं सके। वह नाना के पूरी तरीके से पूर्ण रूप से नियंत्रण में था। और यहाँ तक कि जब हम देखते हैं कि महाजी सिंधिया पूना आया और उसने पेशवा से मिलने की कोशिश की, तो भी नाना फडणवीस ने इस प्रकार से प्रयत्न किए ताकि महाजी सिंधिया पेशवा सवाई माधवराव अर्थात माधवराव द्वितीय पर अपना प्रभाव नहीं जमा सके। नाना में एक सबसे बड़ी कमी वो ये भी थी कि वह किसी दूसरे की बात को सुनने को तैयार नहीं। वह रघुनाथ राव या रघुनाथ राव के बेटे बाजीराव द्वितीय के बारे में कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। और इवन हम एक एग्जाम्पल ये देखते हैं जिससे जाहिर होता था कि नाना ने किस प्रकार से पेशवा पर अपना नियंत्रण कायम कर रखा था और पेशवा के व्यक्तित्व को किस प्रकार से नाना ने एक प्रकार से दबा रखा था, ताकि उसके माध्यम से नाना अपने हितों की पूर्ति कर सके। 1795 में हमें इस बात का बहुत बड़ा उदाहरण मिलता है जब हमें देखते कि मराठा सेनाओं ने निजाम को खरदा की लड़ाई में हराया।
और इस दौरान जब पेशवा माधवराव द्वितीय ने बाजीराव द्वितीय से बात करने की कोशिश की तो इस बात को लेकर नाना फडणवीस काफ़ी नाराज हुआ और कहते कि उसने पेशवा को इतना ज़्यादा फटकारा कि आत्मग्लानि के कारण पेशवा ने आत्महत्या कर ली। तो पेशवा के व्यक्तित्व के विकास को अवरुद्ध करने के लिए और पेशवा की आत्महत्या के पीछे सबसे बड़ा कोई कारण था तो नाना फडणवीस था। नाना फडणवीस ने अपनी नीतियों के द्वारा या अपने प्रभाव को बढ़ाए रखने की नीति के कारण उसने जो कुछ कदम उठाए उससे मराठा साम्राज्य को नुकसान पहुंचा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान हैदर अली ने नाना फडणवीस को मदद दी थी अंग्रेजों के खिलाफ, और युद्ध के बाद महाजी सिंधिया मैसूर से टीपू सुल्तान से मित्रता के पक्ष में, अच्छे संबंध रखने के पक्ष में था, लेकिन नाना फडणवीस टीपू की शक्ति को नियंत्रित करना चाहता था, टीपू की शक्ति को कुचलना चाहता था, और उसने अंग्रेजों से यह समझौता भी किया कि वो टीपू के खिलाफ अभियान में साथ देगा। तो इस बात से नाराज होकर मैंगलोर की संधि के बाद टीपू सुल्तान ने मराठों पर हमला कर दिया और नाना फडणवीस ने मदद मांगी कॉर्नवालिस से, ब्रिटिश सत्ता से मदद मांगी ईस्ट इंडिया कंपनी से, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से उनको मदद नहीं मिली। और बाद में जब ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान के साथ युद्ध में उलझी तो नाना फडणवीस ने मराठों को मैसूर के खिलाफ लाकर खड़ा कर दिया, और इस लड़ाई में नाना फडणवीस के नेतृत्व में मराठों ने अंग्रेजों की टीपू सुल्तान के खिलाफ मदद की। यद्यपि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि इस लड़ाई के बाद टीपू सुल्तान की पराजय हुई और मैसूर के काफ़ी हिस्सों में से कुछ हिस्से, कुछ भूभाग मराठों को भी मिले। लेकिन आगे चलकर हम ये देखते हैं कि यह नीति अंततोगत्वा मराठा साम्राज्य के लिए काफ़ी घातक साबित हुई, क्योंकि मैसूर एक ऐसा पड़ोसी रियासत के रूप में उभर कर आ रहा था, एक ऐसी मजबूत रियासत के रूप में था जिसने कि मराठों की हर संभव मदद की और जो मराठों की मदद कर सकता था। मैसूर का खत्म होना इस बात का प्रमाण था कि अब भविष्य मराठों का भी सुरक्षित नहीं है। तो इस प्रकार से नाना फडणवीस ने महाजी सिंधिया के समझाए जाने के बावजूद मैसूर के प्रति मैत्री संबंध नहीं रखे और मराठों के लिए एक प्रकार का संकट खड़ा कर दिया। इवन जब पेशवा माधवराव द्वितीय की मृत्यु हो गई तो उसके बाद भी नाना फडणवीस ने विविध प्रकार के कूचक्रों के द्वारा, विविध प्रकार के षड्यंत्रों के द्वारा सत्ता को अपने पास रखने की कोशिश की। यद्यपि पेशवा माधवराव द्वितीय अपनी मृत्यु से पहले बाबूराव फड़के के सामने यह इच्छा जाहिर कर चुका था कि उसके बाद पेशवाई बाजीराव द्वितीय को सौंपी जाए, लेकिन नाना इस बात के लिए तैयार नहीं था और उसने एक नया षड्यंत्र रचा और उसने बाजीराव द्वितीय के छोटे भाई चीमाजी को पेशवा बनाने के लिए तय किया कि चीमाजी को दिवंगत पेशवा की विधवा पत्नी को गोद दे दिया जाएगा और उसे पेशवाई दे दी जाएगी। नाना का यह कदम हिंदू रीति रिवाज और शास्त्रोक्त विधियों के एकदम प्रतिकूल था, क्योंकि रिश्ते में चीमाजी माधवराव का चाचा लगता था। तो चूँकि वो माधवराव का चाचा लगता था इसलिए वो उसकी पत्नी का ससुर हो गया। तो हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक कोई भी ससुर अपने पुत्र वधू की गोद नहीं जा सकता। और इसी दौरान एक नया मोड़ आया। इस बात को लेकर दौलतराव सिंधिया ने भी नाना फडणवीस का विरोध जताया और इसी बीच बाजीराव द्वितीय ने नाना फडणवीस को यह कहा कि यदि वह उसे पेशवा बनने में मदद देता है तो उसको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। तो इस वक्त स्वार्थी नाना फडणवीस ने फिर पलटी मारी और उसने बाजीराव द्वितीय का साथ दिया और चीमाजी का साथ एक प्रकार से छोड़ दिया। इसके पीछे नाना फडणवीस का अपना स्वार्थ था। ऐसा कहा जाता है कि नाना फडणवीस ने विविध प्रकार के भ्रष्टाचार के द्वारा, अन्य तरीकों के द्वारा 9 करोड़ रुपए की संपदा इकट्ठी कर ली थी और उसको ये लगा कि उसकी संपदा सुरक्षित रहे तो इसके लिए ज़रूरी है कि पेशवा उसके नियंत्रण का हो। और बाद में हम ये देखते हैं कि बाजीराव द्वितीय ने नाना फडणवीस को भी पेशवा पद से हटा दिया और बाद में 1800 ईस्वी में हम देखते हैं कि नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि नाना फडणवीस, इसमें कोई संदेह नहीं कि वो कूटनीति का धनी था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमी यही थी कि वह अपने हितों के सिवा अन्य किसी को प्राथमिकता नहीं देता था। इवन मराठा साम्राज्य के हितों को भी वो अपने हितों के सामने गौण समझता था। इसलिए उसने महाजी सिंधिया जैसे महत्वपूर्ण वफादार सेना नायक पर विश्वास नहीं किया और यदि उसने महाजी सिंधिया को पूरा सहयोग दिया होता
तो अंग्रेज आसानी से मराठों को नियंत्रित करने में कामयाब नहीं हो पाते। तो विद्यार्थियों, मैंने भी आपसे बात की नाना फडणवीस पार्ट 2 के बारे में, और इस बारे में आपको किसी भी प्रकार का कोई संदेह हो तो आप मेरे से 9928482295 पर संपर्क कर सकते हैं। जय भारत, जय हिंद।